Hi people, so today we will be doing the contract of agency. Agency की जो sections है that is section 182 to section 238. आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट है जो आज के टॉपिक्स को बता रहा है कि हम एजेंसी का सबसे पहले मतलब समझेंगे। हम समझेंगे कि सब एजेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एजेंसी भी समझेंगे। हम समझेंगे राटिफिकेशन क्या होता है, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, राइट्स ऑफ एजेंट क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एजेंसी होती क्या है। तो अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये जरूर बताया है कि एजेंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। सो वी विल स्टार्ट द क्लास बाय राइटिंग व्हाट इज एन एजेंट एंड हु इज अ प्रिंसिपल। Agent means a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person. So, agent is a person who is employed to do any act for the principal in dealing with the third person. The principal means a person for whom such act is done or who is represented. So, principal वो है जिसके लिए वो पर्सन एक्ट करता है एंड जिसको वो रिप्रेजेंटेड है. So the person who is represented is the principal and he is represented by the agent. So if A is the principal, B is the agent. So अगर B कर रहा है C के साथ डील, that is the third party. So B is representing A. B is representing A as agent. टेस्ट ऑफ एजेंसी. तो टेस्ट ऑफ एजेंसी में हम दो क्वेश्चंस की बात करते हैं. पहला क्वेश्चन ये है वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी. तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बी ए को लाइबल कर सकता है, क्या वो ए को कैपेसिटी में बाइंड कर सकता है, क्या वो उसको आंसरेबल कर सकता है. अगर हाँ, तो द फर्स्ट टेस्ट इज अप्रूव्ड. नेक्स्ट, वेदर ही कैन एस्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज. तो अगर वो ये भी कर सकता है देन देर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. सो द टेस्ट ऑफ एजेंसी is of two questions. The first question being whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party, and the second being whether he can establish privity of contract between the principal and the third party. ठीक है. अच्छा. Next question, who may employ an agent? Who may employ an agent? Who may employ an agent? So ये है हमारा section 183. Who may employ an agent? A person who has attained the age of majority. A person who has attained the age of majority plus has sound mind. The next one, who may be an agent. This is your section 184. सेम ही बात है, person who has attained the age of majority and has sound mind.
कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या माइनर एजेंट हो सकता है? हाँ, माइनर एजेंट हो सकता है, बट ही विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स। सो इन दैट केस जनरली हम माइनर को एजेंट बनाते ही नहीं है। सो हम उसको एजेंट बनाते हैं जिसका एक साउंड माइंड है एंड उसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कंसिडरेशन नेसेसरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए? कंसिडरेशन, इज इट नेसेसरी फॉर रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी? सो दिस इज नो, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी की। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, इसमें हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके लेट अस राइट देम। सबसे बारे में हम बात करें एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट या एक्सप्रेस एजेंसी की। दूसरी है इम्प्लाइड एजेंसी बाय एस्टॉपल, बाय नेसेसिटी, बाय रैटिफिकेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज सेक्शन 185, sorry 187. This is section 187 again. This is section 237 and rectification वाला है section 196. So express agency तो वो एजेंसी हो गई that is given by words, given by words, spoken और written। तो इसको हम डीड्स के थ्रू करते हैं या ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इम्प्लाइड एजेंसी, इसमें इम्प्लाइड एक्ट होता है, तो हम इसमें 3 चीज़ें बात करते हैं। इट हैज़ टू बी इन्फर्ड, इट इज इन्फर्ड, circumstances of the case, circumstances of the case, then कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि उससे हम कुछ इम्प्लाई कर पा रहे हैं, थिंग्स स्पोकन स्लैश रिटन, या कुछ ऑर्डिनरी कोर्स की डीलिंग है। तो जब हम इन चीज़ों से कुछ भी इन्फर करते हैं सो इट इज़ एन इम्प्लाइड एजेंसी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग। एस्टोपल की बात है तो हम एस्टोपल के बारे में एक बार लिख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस। ठीक है, एन एजेंसी ऑफ एस्टोपल is based on the principle of estoppel। ठीक है, now let us talk what does the principle of estoppel say। ठीक है, the principle of estoppel says when a person by declaration, act, or omission has intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true or to act upon such belief, he shall not be allowed to deny his previous statement। अगर किसी भी बंदे ने intentionally कोई भी एक्ट ओमिशन, कोई भी एक्ट और ओमिशन कॉज की है जिसे दूसरी पार्टी को लग रहा है कि इट इज ट्रू, या वो उस इंटेंशन या उस इंटेंशन के ऊपर एक्ट करता है, देन जिसने वो इंटेंशन दी है ही शैल नॉट बी अलाउड टू डिनाई हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। अगर मैंने किसी भी बंदे को इन्फ्लुएंस किया है
उसको ये चीज बोला है कि यार ये चीज सच है, आप इसके ऊपर एक्ट कर सकते हो, और उसने उस चीज के ऊपर एक्ट किया। सो आई कैन नॉट डिनाई कि मैंने ये चीज बोली थी या आज ये चीज वैलिड नहीं है। अगर मैंने किसी को भी इंड्यूस किया है, किसी को भी इन्फ्लुएंस किया है इंटेंशनली, देन आई एम नॉट अलाउड टू डिनाई माई स्टेटमेंट। तो एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या कहता है? व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी, एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी, हैज डन एक्ट्स और इंकर्ड ऑब्लिगेशंस टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इसमें एजेंट के पास पहली बात तो अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसने प्रिंसिपल के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस इनकर की। The principal is bound by such acts if the principal has induced the third party to believe that these acts were in the scope of authority of agent. अगर प्रिंसिपल ने किसी भी अपने एक्ट के थ्रू ये कन्वे किया कि यार ये जो अथॉरिटी है ये मेरे एजेंट के पास है, चाहे वो एजेंट के पास ना हो, तो देन इट इज लाइबल, प्रिंसिपल इज लाइबल टुवर्ड्स द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। अब एजेंसी ऑफ एस्टॉपल के क्या एसेंशियल्स हैं? द प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड द रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन थी वो प्रिंसिपल ने की थी। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी एक्सप्रेस और implied. द थर्ड being the representation must state that the agent has an authority to do certain act although really he has no authority. आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उससे पता चलना चाहिए कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी है, गिवन द फैक्ट कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है। The third person must have believed the representation and made the contract on belief of such representation. तो जो थर्ड पार्टी है उसने उस रिप्रेजेंटेशन को सच माना होना चाहिए एंड उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया हो। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, देन इट इज एजेंसी बाय एस्टॉपल। सो ये था हमारा एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय नेसेसिटी, ये अराइज कहाँ पे होता है? एमरजेंट सर्कमस्टांसेस में, इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। In emergency, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. So agency by necessity तब अराइज होती है जब कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता, तब वो ऐसी अथॉरिटी पे एक्ट करता है जो एक्चुअली उसके पास नहीं है। ठीक है? सो अगर कोई एजेंट है, मेरा से कोई एजेंट है बी, बी ऑर्डिनरी अपनी एक्ट कर रहा है, बट कोई भी इमरजेंसी आ गई जहां पे उसके पास कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं है, उस केस में ही हैज द फुल अथॉरिटी टू डू एनीथिंग दैट ही हैज टू डू टू सेव और टू एक्ट इन दैट नेसेसिटी। अब हम बात करते हैं रैटिफिकेशन की। रैटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब रैटिफिकेशन का अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में मतलब बताऊं, इट इज approving a previous act और ट्रांजैक्शन। बेसिकली मेरे एजेंट ने कुछ काम किया जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, बट प्रिंसिपल ने उस काम को अप्रूव कर दिया आफ्टर वो काम हो गया। सो दिस इज व्हाट इज रैटिफिकेशन। अब इस रैटिफिकेशन के क्या इसेंशियल्स हैं वो लिखते हैं। पहला इसेंशियल है, रैटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस और implied. Ratification may be express or implied. Knowledge requisite for valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. प्रिंसिपल तब तक रैटिफिकेशन नहीं कर सकता जब तक उसको पूरे केस की बात ना पता हो। इफेक्ट ऑफ ratifying unauthorized act forming part of transaction. सबसे पहला पॉइंट,
अगर आप कोई भी रेटिफिकेशन करते हो, किसी भी एक्ट की रेटिफिकेशन करते हो, तो आप पूरे एक्ट की रेटिफिकेशन करते हो। आप ये नहीं कि यार ये हाफ पार्ट में रेटिफाई कर देता हूँ, ये हाफ पार्ट में रेटिफाई नहीं करता। अगर आपको पूरा नहीं करना, तो आप उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हो, कंप्लीटली रिजेक्ट करते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मेरा बेनिफिट है इसलिए मैं इसको रेटिफाई कर रहा हूँ, और इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है तो मैं इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। या तो आप पूरा रेटिफाई करो या पूरा रिजेक्ट करो। Ratification of unauthorized acts cannot injure third person। जो भी अनऑथराइज्ड एक्ट था, अगर आप उसको रैटिफाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो थर्ड पर्सन को इंजर कर रहा है। फिफ्थ, रैटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम। जो रैटिफिकेशन है उसको आपको एक रीजनेबल पीरियड में रैटिफाई करना है। कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। ठीक है। सो आई होप आपको ये बात पूरी क्लियर है। इसके बाद का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सब एजेंट का। तो सब एजेंट क्या होता है? ये है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया। यहाँ पे प्रिंसिपल ने क्या किया? डेलीगेट्स एक्ट और वर्क। ठीक है। और इस एजेंट ने एक सब एजेंट कर दिया जो इस काम को फर्दर डेलीगेट करता है। फर्दर डेलीगेट्स। ठीक है। अब an agent cannot delegate. An agent cannot delegate. This is based on the Latin principle delegatus non potest delegri. You cannot delegate further if the work has been delegated to you. Sub-agency refers to a case where an agent appoints another agent. The appointment of sub-agent is not lawful. तो ये बात है not lawful. This is not lawful. ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल दैट डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। यहाँ पे एजेंट क्या था? इसको प्रिंसिपल ने डेलीगेट किया था, ही वॉज अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। अब क्यों? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो अगर उसने वापस से डेलीगेट कर दिया तो ट्रस्ट कहाँ रहा, कॉन्फिडेंस कहाँ रहा? सो इसीलिए यू कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। एक्सेप्शंस जो उसको बनाती हैं लॉफुल। अगर उसकी अपॉइंटमेंट ओरिजिनली थी, प्रिंसिपल को ये बात पता थी, अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड, कस्टम्स ऑफ ट्रेड, जो धंधा है उसमें सब एजेंट होता ही है। अनफोर्सीन इमरजेंसी इन एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन केसेस हैं जहां पे इट बिकम्स लॉफुल कि द अपॉइंटमेंट वाज ओरिजिनली इन द टर्म्स ऑफ कंडीशन, इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कस्टम्स ऑफ ट्रेड है, यही ट्रेड में चलता है, या फिर कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी आ गई। ठीक है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। जब हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात करेंगे, ड्रॉ अ कंपैरिजन व्हाट इज सब एजेंट एंड व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है इससे, और हमें दोनों पैरामीटर्स क्लियर हो जाएंगे कि दोनों टर्म्स क्या है। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट।
सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। जो सब एजेंट होता है, जो सब एजेंट होता है, ही वर्क्स अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ एजेंट। कौन सा एजेंट? जो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो एजेंट होता है जो किसके इंस्ट्रक्शंस के काम किसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करता है? प्रिंसिपल की। वर्क्स अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। इसमें एजेंट क्या करता है? अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करता है। डेलीगेट ओन ड्यूटीज। इसमें जो एजेंट होता है वो कुछ भी चीज डेलीगेट नहीं करता है। डेलीगेट नहीं करता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करता है। जो एजेंट होता है वो कुछ भी डेलीगेट नहीं करता। यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट करती। यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करती है। इट एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। फोर्थ पॉइंट, जो सब एजेंट है इस केस में वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? वो एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिफ्थ, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है। वो एजेंट जिसने उसको अपॉइंट किया था उसको रिस्पॉन्सिबल है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में प्रिंसिपल ही एजेंट को बोलता है कि आप मेरे को एक दूसरा एजेंट ढूंढ के दे दो। इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। जिस एजेंट ने प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ उसको अपॉइंट किया है वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे जो एजेंट था वो रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल को भी है। ठीक है, प्रिंसिपल को तो वो रिस्पॉन्सिबल ही है। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। एजेंट तो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है ही है, बट ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। यहाँ पे जो एजेंट है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ऑल्दो उस एजेंट को इसी ने अपॉइंट किया है बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स। सिक्स्थ, जो सब एजेंट है, जो मेरा सब एजेंट है उसके पास कोई राइट नहीं है वो प्रिंसिपल को रेम्यूनरेशन के लिए सू करे। ही हैज नो राइट, और यहाँ पे पूरा राइट है क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल के कहने पे ही एजेंट ने एक सब्स्टिट्यूट एजेंट ढूंढा है। सेवेंथ, यहाँ पे तो वो इम्प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है। इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, यहाँ पे वो प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है। दिस इज लॉफुल। एट्थ पॉइंट, एजेंट जो है ही रिमेन्स लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट जब तक ये सब एजेंट कंटिन्यू करता है काम, तब तक वो लाइबल है। यहाँ पे
as soon as substituted agent is appointed, agent not liable. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वही बेसिकली होता है कि प्रिंसिपल बोलता है द पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल की नॉलेज एंड कंसेंट है। प्रिंसिपल चला के बोलता है कि यार आप मेरे लिए एक एजेंट ढूंढ दो। अब जब कोई एजेंट प्रिंसिपल के लिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ढूंढ रहा है, सो ही नीड्स टू बी अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एंड वो ये देखेगा कि यार अगर मैं एजेंट अपॉइंट करता तो उसमें क्या क्वालिटीज होती, वो उसी तरीके से सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करेगा। आज की वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट्स। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। एजेंसी काफी बड़ा चैप्टर, तो हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट, एक एजेंट की ड्यूटी है कि जो भी काम उसको अपॉइंट किया गया है वो उस काम को शिद्दत से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस कस्टम्स। अगर मैंने कोई भी एजेंट अपॉइंट किया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल की सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अगर प्रिंसिपल ने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो वो कस्टम्स फॉलो करे। ड्यूटी टू रीजनेबल केयर एंड स्किल, जब वो एजेंट काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केयर भी करे एंड अपनी प्रॉपर स्किल यूटिलाइज करे। अगर वो कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो ही इज लायबल टू द प्रिंसिपल। द एजेंट, उसकी ये ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे प्रिंसिपल से हर चीज, कम्युनिकेट विद, उसकी ड्यूटी है कि वो हर चीज कम्युनिकेट करे एंड उसकी इंस्ट्रक्शन सीख करे अगर कोई भी डिफिकल्टी आ गई। उसकी ये ड्यूटी है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एन एजेंट मस्ट ट्राई कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पूरी तरीके से अवॉइड करे। अगर उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया तो प्रिंसिपल कैन कैंसिल द ट्रांजैक्शन। किस बेसिस पे? कि डीलिंग उसके साथ करने के बाद, एजेंट के साथ डीलिंग करते वक्त इट हैज बीन डिसएडवांटेजेस फॉर हिम, या फिर जो मटेरियल फैक्ट है दैट हैज बीन डिसऑनेस्टली कंसील्ड फ्रॉम हिम, एजेंट ने कुछ उसके साथ मिसकंडक्ट किया है, उसको पूरे फैक्ट्स नहीं बताए। ड्यूटी टू नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, हमने पढ़ा था कि जो एजेंसी है दैट इज बेस्ड ऑन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो एजेंट शुड नॉट क्रिएट एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एजेंट के पास, जो भी उसने धंधा किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल को सही फिगर्स दिखाए, उसमें मैनिपुलेट ना करे, उसमें विंडो ड्रेसिंग नहीं करे। एट्थ, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, हमने ये भी ये पढ़ा था सब एजेंट में कि उसकी ड्यूटी नहीं है डेलीगेट करने की, क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। ठीक है, लास्ट, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, अगर कोई भी पैसा प्रिंसिपल के लिए मिला है सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंट टू डिलीवर दैट मनी टू द प्रिंसिपल। So with this, we have completed one part of the contract of agency.
आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे होंगे एंड आपके पॉइंट्स प्रॉपरली रिवाइज होंगे. Thank you so much, guys. Keep growing and wait for the next part, and then we'll complete Indian Contract Act. Thank you so much.